कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 250 पॉइंट सुधरकर 25,100 के ऊपर। बैंक निफ्टी भी नीचे से 500 पॉइंट सुधरा। मिड कैप में भी खरीदारी। वहीं इंडिया विक्स 7% उछलकर 15 के पार। आज चार्ट जीपीटी में मेटल सेक्टर पर बुलिश नजरिए ने किया कमाल। सेक्टर इंडेक्स करीबन 2.5% ऊपर। वहीं मजबूत चार्ट के दम पर एपीएल, अपोलो और नाल्को में खरीदारी। साथ ही दूसरे मेटल शेयर्स में भी जोश कायम। मेटल के बाद सरकारी बैंक और डिफेंस कैपिटल मार्केट शेयरों में ज्यादा तेजी। तीनों सेक्टर इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही आईटी, फार्मा और एनर्जी में भी रौनक, लेकिन रियल्टी और ऑटो शेयरों में दबाव। आज के बिग स्टॉक और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों के बाद एक्सिस बैंक और साथ ही साथ अल्ट्राटेक भागे। 3 से 4% ऊपर चढ़ के कर रहे हैं कामकाज। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट से एमसीएक्स भी मजबूत। उधर कमजोर चार्ट के चलते लोधा करीबन 4% फिसला। कमजोर नतीजों के बाद टूटा कोटक महिंद्रा बैंक। शेयर करीब 4% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। तीसरी तिमाही में अनुमान से कम रहा बैंक का मुनाफा। वहीं रिजल्ट के बाद नुवामा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और गोदरेज कंज्यूमर 5 से 8% फिसले। तीनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। तो वहीं बाजार की नजरें आज भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक डील के ऐलान पर। इंडियन गारमेंट, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेल्स पर यूरोप घटाएगा ड्यूटी, जबकि यूरोप की लग्जरी कार्स, महंगी वाइन जैसे सामान भारत में होंगे सस्ते। सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में होगी पीएम मोदी और ईयू प्रेसिडेंट की बैठक। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहिती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। बाजार में करना क्या है वो बताएंगे। और बाजार की बात करें तो देखिए, निफ्टी ने और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अच्छी रिकवरी के साथ डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी। ब्रेथ एक बार रखिएगा, उसकी भी तस्वीर सामने रख देते हैं। आज की सीरीज के लो को बचाया निफ्टी ने, ध्यान रखिएगा इस पूरी सीरीज को। और ब्रेथ भी अब सुधरते हुए, हालांकि अभी भी फेवर में डिक्लाइन सी है, लेकिन हालात काफी सुधरे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस जो रिकवरी है आज के सेशन की, कितनी टिकाऊ है, ये समझ लेते हैं आशीष बहिती जी से। आशीष बहिती जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल तो यही कि जिस तरीके से रिकवरी आई है आज के सेशन में, टिकाऊ लग रही है, सस्टेनेबल लग रही है आपको? और ऐसे मूड माहौल में अब करना क्या चाहिए ट्रेडर्स को आज के लिहाज से? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, एक अच्छी रिलीफ रैली देखने मिली है। वन वे सेलिंग देखने मिला था हमें जनवरी में, और इसी जनवरी में ऑल टाइम हाई भी लगाया था। और वहां से निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो करीब करीब 1400 पॉइंट स्लिप कर गया था। 25,000 एक अहम साइकोलॉजिकल क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। और आपने पिछले हफ्ते भी देखा, उन्हीं लेवल्स के नीचे अगर मार्केट स्लिप भी हुआ तो एक अच्छी रिलीफ रैली देखने मिली थी। हमें लग रहा है कि 25,000 के स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है एज ए रिवर्सल ट्रेड। ऊपर में हमें लगता है 25,400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, या शॉर्ट जिनके भी है उन्हें बुक करने की सलाह रहेगी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और पीएसयू बैंक्स तो इन लेवल्स पे भी या पूरी गिरावट में भी स्ट्रेंथ में ही थे बैंक निफ्टी में। तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से आज आईसीआईसीआई में एक थोड़ा मोमेंटम पिकअप कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 58,300 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 59,200। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां
170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। नो गो एरिया बहुत कम कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशंस में आपको भी जो भी सुझाव थे, आपने जो कुछ भी कहा, उनके अनुसार हमने अपने एक्ट्स और रूल्स में भी बदलाव किए हैं। यदि आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना तय है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। LNG ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल में ही भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही LNG के लिए देश के पोर्ट्स पर टर्मिनल के निर्माण में भी निवेश की अनेक संभावनाएं हैं। रीगैसिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए इन्वेस्ट करने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, LNG के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी अब जरूरत है। बीते सालों में इस पर हमने बहुत निवेश किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं हैं। तो ये था पीएम मोदी का संबोधन। इंडिया एनर्जी वीक का जो इनॉग्रेशन है वो हो गया है और साथ ही साथ जो एक्सप्लोरेशन रिफॉर्म्स है उसके ऊपर इनकी ये बातचीत है। चलता रहेगा, बीच बीच में हम आपको ये कटआउट जो है दिखाते रहेंगे। अब डायरेक्टली हम आते हैं मैनेजमेंट के पास। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे JSW एनर्जी की, तो मैनेजमेंट से भी बातचीत कर लेते हैं। अगर इस क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू में करीब करीब हमें 67% की बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। साथ ही अगर प्रॉफिट की भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी एट द फेस ऑफ इट अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इस बार नतीजों और साथ ही साथ फ्यूचर आउटलुक पे चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के जॉइंट MD एंड CEO शरद महेंद्र जी। शरद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। एंड एट द फेस ऑफ इट नंबर्स देखे जाए तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेट नंबर्स का देखने को मिला है। इस टाइम पे अगर बात करें कि कंट्रीब्यूशन किस जगह से आया है और साथ ही साथ हम बात करें जो पावर सेल्स वॉल्यूम है वो किस तरीके की रही है। यस, क्वार्टर 3 हम देखते हैं हमारे लिए एक एक्सेप्शनल क्वार्टर रहा है। वेदर हम इसको जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पावर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एबिटा ग्रोथ या नेट प्रॉफिट, सारे फैक्टर्स में हमारे लिए ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है। पावर सेल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे डिमांड हमने देखा, जबकि क्वार्टर 3 में कंट्री में डिमांड म्यूटेड रही है, हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी। उसके अगेंस्ट में हमारी जो पावर सेल्स है उसमें ग्रोथ जो हुई है वो 65%, 65% की ग्रोथ है हमारी, जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू, हमारे एबिटा, हर चीज में हमको इसका इम्पैक्ट मिला है। और बाकी हमारा जो ये इसके ड्राइवर्स हैं, बेसिकली अगर हम देखें कि हमने जो KSK महानदी का थर्मल प्लांट हमने जो कि मार्च लास्ट ईयर महीने में लिया था, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हमारा उत्कल का जो प्लांट है उड़ीसा में, उसकी सेकेंड यूनिट की कमिश्निंग हुई थी। अब हमारा पूरा प्लांट अवेलेबल है, पूरा 700 मेगावाट का, उसने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा हमारा जो O2 का एक्विजिशन अप्रैल में हुआ था, उसमें हमको जनरेशन और एबिटा सब में ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट किया।
और जो हमारी फ्रेश ग्रीनफील्ड कैपेसिटी इस 9 महीने में आई है उसने भी हमको हेल्प किया है कि रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ में। ओके जी। शरद जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर है, यहाँ पर ग्रोथ कैसी रही है, साथ ही टोटल कैपेसिटी कैसे रही है सोफा? शरद जी कोई बात नहीं, उनसे राब्ता थोड़ी नहीं हो पा रही है, फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, कैसा परफॉर्मेंस, हालांकि मैनेजमेंट सुना होगा आपने, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे, लेकिन जब सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो काफ़ी ब्रोकरेजेस डिवाइडेड थे। शरद जी सवाल मेरा आपसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर था, यहाँ पर कैसी ग्रोथ रही है, साथ ही कैपेसिटी टोटल अभी तक कैसी रही है? हमारी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी दिसंबर एंड Q3 एंड 13.4 गीगावाट है ऑलमोस्ट, जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी। हमने ये साल शुरू किया था 10.8 गीगावाट से, जो अब इस समय 13.4 गीगावाट है। और बाय मार्च हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैपेसिटी फर्दर ऐड होने के बाद इट विल बी इन द रेंज ऑफ 15 गीगावाट बाय मार्च 31 मार्च 26। ओके, तो ये बात होगी कैपेसिटी की, और साथ में अगर हम सेग्रीगेट कर दें इस टाइम पे थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन को, तो किस तरीके की ग्रोथ आप देख रहे हैं अपकमिंग क्वार्टर्स में? जी देखिए, हमने जो एक्विजिशन किया था वो एक्विजिशन हमारा था Q1 में, हमने अप्रैल में एक्विजिशन किया था आरई स्पेस में ऑफ O2 पावर, तो वो हमारा एक एक्विजिशन था। और जहां तक है कि जनरेशन ग्रोथ हम जब 65% बोल रहे हैं, तो इसमें जो हमारी ग्रोथ हुई है इट इज ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ हमारी हुई है इन थर्मल, जो कि केएसके पावर और उत्कल प्लांट प्लस हमारे जो रनिंग प्लांट्स हैं बाड़मेर, रत्नागिरी और विजयनगर, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और ग्रीन एनर्जी स्पेस में O2 का जो हमने एक्विजिशन किया है अप्रैल 25 बिगनिंग ऑफ अप्रैल 2025, प्लस जो हमारी कैपेसिटी एडिशन हुई है, इन्होंने हमको ये दिया है जनरेशन ग्रोथ। तो ओवरऑल मिला के दोनों का टोटल पोर्टफोलियो ओवरऑल जनरेशन ग्रोथ 65% है, जिसमें कंट्रीब्यूशन आरई और इस थर्मल दोनों का है सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये एक्विजिशन हमने समझ लिया। लेकिन शरद जी आपने हाल ही में जो 25 इयर्स पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है कर्नाटका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, साथ ही शॉर्ट टर्म पीपीए भी आपने असम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से साइन किया, इसके और डिटेल्स जानना चाहूंगे आपसे। नहीं, हम पूरी तरह से ऑन ट्रैक हैं 30 गीगावाट का, और जैसा हमने ईयर बिगनिंग में बोला था इस साल के लिए भी कि हम लोग साल एंड करेंगे 15 गीगावाट के आसपास। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये मार्च 2026 में 31 मार्च तक हम ये करंट फाइनेंशियल क्लोज करेंगे 15 गीगावाट पे, और आने वाले समय में पूरी तरह से हम ऑन ट्रैक हैं टू अचीव 30 गीगावाट बाय FY30 एंड ऑल्सो द स्टोरेज, पंप स्टोरेज एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऑफ 40 गीगावाट आवर। वेल, थैंक यू सो मच शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अब चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन का जो हमारा रिवाज है, यानी कि जो हमारे दर्शक हैं उनके सवालों को सबसे पहले एड्रेस किया जाए। हरियाणा से हमारे साथ गुलशन जी जुड़े हैं। गुलशन जी गुड मॉर्निंग, और साथ में आपके स्क्रीन पे नंबर भी आ गया है जिसके थ्रू आप हमें जो भी आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप CNBC आवाज श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को टैग करके सवाल पूछ सकते हैं। शरद जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। शरद जी आप सुन पा रहे हैं? सॉरी गुलशन जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम जी बताइए क्या सवाल। हाँ जी मैडम, मेरे पास L&T फाइनेंस के 100 शेयर हैं 123 रुपए के रेट पे, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ या निकल जाना चाहिए? ओके, L&T फाइनेंस और एक है मैडम जिंदल स्टील के 109 रुपए के रेट पे हैं जी 80 शेयर मेरे पास। ओके ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं L&T फाइनेंस के। पिछले एक साल में क्या शानदार रिटर्न यहाँ से आते हुए दिखाई दिए हैं, करीब करीब 100 से 101% तक ये बढ़ता हुआ नजर आया है और अच्छे लेवल पे यहाँ पे बाइंग की गई है। 123 की खरीद है, 285 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। वहीती जी गुड मॉर्निंग, और क्या लगता है कि यहाँ से और भी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है क्या? जी,
कंचन जी, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है ये, और इस साल के स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो 125-30 के रेंज में था, और मतलब 2025 के स्टार्ट में अगर आप देखोगे तो, और वहां से एक शानदार रैली देखने मिली है। कोई भी डिप आ रही है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस मोमेंटम में इन्हें बने रहना चाहिए। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, और 270 के आसपास में स्टॉप लॉस लगे। अगर मार्केट थोड़ा भी रिकवर करता है तो इसमें वापस हमें 300 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और ऊपर के जो टारगेट रहने चाहिए वो 330 तक के इनमें रखने चाहिए एल&टी फाइनेंस में। तो यहाँ पे बने रहे 270 के स्टॉप लॉस से। ओके 270 का लगाना है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह एल&टी फाइनेंस में। एक सवाल इनका था जिंदल स्टील के ऊपर, 109 की बाइंग है जिंदल स्टील में, और 109 की बाइंग है जिंदल स्टील में। क्या शानदार प्रॉफिट में ऑलरेडी आप बैठे हैं, क्या करा जाए? जी जी देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि एक बार मेंटेन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। वन वे रैली देखने मिली है। हाउएवर फेरस वाले स्टॉक्स में या स्टील वाले स्टॉक्स में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट आधे शेयर्स में बुक करना चाहिए, और रिमेनिंग जो शेयर्स बचे हैं उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करे, 1030 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और पोजिशन में बने रहे। ओके जिंदल स्टील में भी आपको बने रहने की सलाह है। तो फिलहाल ये व्यू हो गया एल&टी फाइनेंस और जिंदल स्टील पर। अब अगले कॉलर की तरफ, हालांकि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य गुरुग्राम से। आदित्य जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल आपका। सर मेरे पास 100 शेयर्स हैं ब्लू स्टोन के 600 के हिसाब से, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बाय करना चाहिए और टू एवरेज आउट, और या मुझे सेल कर देना चाहिए? ओके 600 के लेवल पर ले रखा है आपने, लॉस हो गया आपको काफ़ी, 151 रुपये पर शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। हालांकि 793 तक गया था ये, काफ़ी करेक्ट होकर अब 52 वीक लो पर है, उसके आसपास ही है। इनफैक्ट आशीष भाई जी इशू प्राइस से नीचे, हाल ही लिस्टेड होगी, लिस्टिंग कंपनी है ये, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं होंगे आपके पास डेटा से, लेकिन जितने भी डेटा हैं आपके पास सर बता पाएंगे आप? एक महीने में तो 7% करेक्ट हुआ है, ये क्या करना चाहिए ब्लू स्टोन ज्वेलरी में? जी जी देखिए, यहाँ पे पहला जो सवाल है इनका, इन्हें पोजीशन लेवल पे ऐड नहीं करनी चाहिए। अभी तक एक प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है। जरूर आईपीओ प्राइस से नीचे स्लिप हो चुका है, और आईपीओ के बाद एक बहुत शानदार मोमेंटम देखा था हमने, 780 तक का ये मूव था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, एक बार प्राइस को सेटल डाउन हो जाने दे। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। पिछले हफ्ते का जो लो था 420 के आसपास में, वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। ऊपर में शायद इसमें वापस 500 तक के लेवल से नहीं देखने मिल सकते हैं। ओके तो 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ब्लू स्टोन ज्वेलरीज के ऊपर, ये है राय। चलिए अब स्विच करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं, हम एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं इस सवाल से। सबसे पहला क्वेश्चन अभिषेक का आया है, इनका आया है वेदांता के ऊपर। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है काफी लंबे टाइम से, जैसे कि मैं जानती हूँ। अभिषेक जी सवाल पूछते हैं वेदांता के ऊपर। पिछले एक साल में शानदार जर्नी इसने दिखाई है, इनफैक्ट जो उसकी सब्सिडरी कंपनीज है वहां पे भी अच्छा एक जंप देखने को मिला है। क्या लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स होने वाले हैं वेदांता के लिए कैसे होंगे? जी देखिए, बहुत शानदार मोमेंटम में बना हुआ है, और स्पेसिफिकली जिस हिसाब से नॉन फेरस स्टॉक्स में मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है मोमेंटम इन लेवल्स पे भी कंटिन्यू रहेगा। कहीं भी गोल्ड या सिल्वर में कोई भी डिप नहीं देखने मिल रही है। हर डिप में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होकर आ रही है, और जब से सिल्वर ने 109 का ब्रेकआउट दिया है, हमें लग रहा है कि यहाँ से वेल प्लेस्ड है। कल के सेशन में भी 117-18 तक के लेवल्स देखने मिले थे डॉलर में टर्म्स में। तो यहाँ पे वेदांता में बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर लेकर आते रहे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 670 के आसपास में एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में एक दो दिन के ट्रेडिंग सेशन में 730 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके वेदांता डेज हाई पर कर रहा कारोबार, शानदार रैली, पूरा मेटल पैक ही अगर आप देखें तो मोमेंटम में है। तो रखिए काउंटर होल्ड, और 670 का स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कीजिए। 730 का ये लेवल दिखा सकता है। अच्छा मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा एक पिक करती हूँ, संजय जी का सवाल है, क्योंकि इनका जो सवाल है आशीष भाई जी थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा आपको। वो कह रहे हैं कि अपकमिंग मल्टी बैगर 2 से 3 सालों के लिए कौन सा स्टॉक होगा जो आपको लगता है कि एकदम मल्टी बैगन रिटर्न दे? तो कोई ऐसा काउंटर है आपके रडार पर सर? जी देखिए, हमें लगता है कि यहाँ से अभी जो अपकमिंग मल्टी बैगर हो सकते हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही हो सकते हैं।
बजाज फाइनेंस और कुछ स्पेसिफिक एनबीएफसीज में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। और बजाज फाइनेंस की बेस्ट पार्ट ये है कि एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, 15-16% का करेक्शन देखने मिला है। सेफ स्टॉक है, इन लेवल्स पे या कोई डिप आए तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉक पर्सन मेंटेन करना चाहिए वो 880 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ये स्टॉक की एक खासियत रही है कि एक डिप देता है 20 से 25% की और वापस फ्रेश हाइज दिखाता है हमेशा। तो यहाँ पे इस डिप का में बाई किया जा सकता है बजाज फाइनेंस में। ओके, बजाज फाइनेंस से अच्छा लग रहा है काउंटर। और देखिए कंचन, बढ़त गवाई, निफ्टी ने अब इन रेड कारोबार कर रहा है, 30 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से तेजी के साथ कर रहा था कारोबार, प्रश्न उठाता है। बैंक निफ्टी भी रखिए, अब ये भी 30 अंक नीचे है। और ब्रेथ रख दीजिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे भी डिक्लाइंस की तरफ और बढ़ता हुआ। तो फिर मार्केट ने अपनी बढ़त गवाई, देखते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है। अब क्लोजिंग कैसी होती है मार्केट की, कमाई का अड्डा में तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन कोई और सवाल आए हैं कंचन? जी डेफिनेटली काफ़ी सारे सवाल हैं। और अभिषेक जी, दूसरे अभिषेक जी हैं, इनका सवाल आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। बहेती जी, इनके पास 1000 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, 1450 के लेवल्स पे बाइंग की गई है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पेरेंट कंपनी है हमारी, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड लेना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट का आइडिया लें। ओवर टू यू बहेती जी। देखिए, काफी नीजर रिएक्शन देखने को मिला है रिलायंस में। पिछले 3 हफ्तों में करीब 15% ये स्टॉक गिर चुका है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है। पूरे अगर आप देखेंगे अगस्त से लेकर लास्ट ईयर अक्टूबर तक स्टॉक में कंसोलिडेट किया इन्हीं लेवल्स के आसपास में, और वहां से एक वापस अपसाइड की रैली चालू हुई थी। तो एक सपोर्ट पे ये स्टॉक है और हम ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे गिरावट जो है थमते हुए देखने मिली है। स्टॉप लॉस रखिए 1360 के करीब का और पोजीशन में बने रहे। शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट जो रिलायंस के 1500 तक के है। ओके, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। बहेती जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। और मार्केट में अब थोड़ी बिकवाली थोड़ी और हावी होती है, क्योंकि बढ़त हमने गवाई और 50 अंक नीचे अब निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 66 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। और आज दोपहर भारत और यूरोप के बीच ट्रेड डील का ऐलान होने वाला है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस डील के तहत भारतीय गारमेंट, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज पर यूरोप ड्यूटी या तो खत्म करेगा या फिर थोड़ा कम कर देगा। इस पे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मी रॉय जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी सर, गुड मॉर्निंग सर, बताएं डिटेल्स। दरअसल आज करीब 1:30 बजे के आसपास इस बात की घोषणा होगी कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हो रही है। और इसकी 2 खासियतें इस डील की जो अब तक किसी भी डील में नहीं रही है। ये एक साथ 27 यूरोपियन देशों के साथ एक ट्रेड डील हो रही है। दूसरी, इस ट्रेड डील में इस बात का ख्याल रखा गया कि एक दूसरे देशों की जो घरेलू इंडस्ट्री हो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। मिसाल के तौर पर इस ट्रेड डील के तहत भारत के जो भी टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर है, जहाँ पे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वहां पे यूरोपियन बाजार में जब ये सामान जाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगेगी तो बहुत ज्यादा कम लगेगी। इसी तरीके से जो यूरोप के जो महंगी गाड़ियां हैं, जो महंगी वाइन्स हैं, जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, वो जब भारतीय बाजार में आएंगे तो वहां पे ड्यूटी काफी ज्यादा कम लगेगी। और इस तरह से पूरे डील को स्ट्रक्चर किया गया है। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट दोनों तरफों में ड्यूटी या तो नहीं लगेगी तो बहुत कम लगेगी। और खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन को हम अभी भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से इंपोर्ट कम करते हैं। तो ये डील दोनों पक्षों के लिए काफी विन विन सिचुएशन मानी जा रही है। और 1:30 बजे के आसपास पूरी डिटेल इसके सामने निकल कर आ जाएगी। तो कुछ ही वक्त बाद हम देखेंगे सारी की सारी जो डिटेल्स है किस तरीके से पैन आउट होके आती है। काफी इंटरेस्टिंग ये जो आने वाला टाइम है वो होने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं आपके साथ, लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।